अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ स्टडी। यानी कि अपने अध्ययन विषय का, अध्ययन समस्या का चुनाव करने के पश्चात, रिव्यू लिटरेचर का रिव्यू करने के पश्चात, प्राकल्पनाओं का निर्माण करने के पश्चात, अब अगला स्तर शोधकर्ता के लिए होता है कि वह जिस क्षेत्र में उत्तरदाताओं से या जिस क्षेत्र से संबंधित किसी भी समस्या या मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है, उस विषय में एक स्पष्ट, वो अपने अपने एक स्पष्ट विजन रखे, उसको निर्धारित कर ले, शोध विषय की प्रकृति पर एक तरह से उसका अध्ययन क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। शोधकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र का स्वतः निर्धारण कर लेता है ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन करने में उसे मदद मिल सके। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं, क्या भौगोलिक सीमाएं हैं, क्या डेमोग्राफिक लिमिटेशंस है, क्या टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है आदि, क्या का एक तरह से ये जो लिमिटेशंस है उनके बारे में पहले से ही जान लेना चाहिए, ताकि जब वह शोध कार्य कर वास्तविक रूप से शोध कार्य करे तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं न रह पाए। ऐसा करने से क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क करने में लगे अन्वेषकों का ध्यान व प्रयत्न उस क्षेत्र की विशेष तक ही सीमित रह सकेंगे। अध्ययन क्षेत्र न तो अधिक छोटा होगा न ही अधिक बड़ा होगा। अब आगे जो स्टेप है वह सूचना दाताओं का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करने के पश्चात अध्ययनकर्ता अब सूचना दाताओं, जो रेस्पोंडेंट्स हैं या जिनसे उन्हें प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने हैं, उनके बारे में वो एक लिस्ट बनाता है, उनको तय करता है, उनको निर्धारित करता है। इस प्रकार की जो इकाइयां हैं, इन्हें निर्धारित करने के अलग अलग मेथड्स जनरली रिसर्च जो रिसर्च है उसके द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। यदि अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है और सामाजिक समस्या बहुत अधिक लोगों से संबंधित है, या बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, बहुत ज़्यादा लोगों के सामाजिक व्यवहार से संबंधित यदि कोई अध्ययन किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में एक सैंपलिंग मेथड होता है जो आपकी टोटल पॉपुलेशन से कुछ यूनिट्स को किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रैंडम सैंपलिंग हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो, चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो, और ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फिर आगे अलग प्रकार की टेक्निक्स, अनेक प्रकार की टेक्निक्स इनके अंदर अपनाई जाती है। इन सैंपलिंग मेथड का उपयोग करते हुए संपूर्ण जनसंख्या, संपूर्ण उत्तरदाताओं में से कुछ प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है। इन इन ये जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स होती हैं, इन रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स का सैंपल किसी न किसी अध्ययन पद्धति, तकनीक, तथ्य संकलन की कोई टेक्निक या टूल का उपयोग करते हुए उन प्रतिनिधित्व रखने वाली इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और उनके अध्ययन से जो हमें निष्कर्ष पहुंचते हैं, उन निष्कर्षों को हम जनरलाइजेशन करते हैं और संपूर्ण पॉपुलेशन, संपूर्ण जो अध्ययन क्षेत्र है, जनसंख्या है, उस उनके व्यवहार के संबंध में प्राप्त निष्कर्षों का हम सामान्यीकरण कर देते हैं और सैद्धांतिक निरूपण हम कर लेते हैं। अब सैंपलिंग मेथड, ये जो मेथड है, सूचनादाताओं का जो चुनाव के लिए सैंपलिंग मेथड को उपयोग करने की कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इस बात को रखना पड़ेगा कि सैंपल साइज जो हम तय करते हैं वो इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि जो भी इकाई हमने चुनी है वो प्रतिनिधित्व न कर पाए पूरी पॉपुलेशन का, और सैंपलिंग यूनिट्स और सैंपलिंग साइज इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो एक तरह से बहुत अधिक समय, धन और श्रम को उसको लगाना पड़े, और अपनी जो अध्ययन की जो उपादेयता है, प्रासंगिकता है, वो ही खत्म हो जाए। अब सैंपल मेथड को यूज़ करते हुए सैंपल साइज को चुनाव करने में हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सैंपल यूनिट्स का चुनाव करते समय हमें बायस नहीं होना चाहिए, प्रतिचयन की निश्चित विधियों को काम में लेना चाहिए, वस्तुनिष्ठ ढंग से उन विधियों को, उन सैंपल यूनिट्स को चुनना चाहिए, कितने इकाइयों का हमें चुनाव करना है, सैंपल साइज क्या होगी, सैंपल एरर क्या होगी। ये सब ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो स्टैटिस्टिकल इनका रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। इन सब मुद्दों को भी इस चरण में ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट चरण है सूचना के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरणों प्रविधियों का चुनाव निर्धारण, यानी कि डिजाइनिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसाइडिंग द रिसर्च मेथड्स एंड डिटरमाइनिंग द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये जो अवस्था है, इसमें हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं उनमें पहली बात है, हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन है
वो क्या रहेगी, क्या वो एक्सप्लोरेटरी होगी, क्या वो एक्सप्लेनेटरी होगी, क्या वो इवेल्युएटिव होगी, क्या वो एक्शन रिसर्च होगी, क्या वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। ये अलग अलग रिसर्च डिज़ाइन होती हैं। इन रिसर्च डिज़ाइंस को तय करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने अध्ययन की जो समस्या या जिस विषय के बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसके संबंध में किस प्रकार की सूचना एकत्रित की जा सकती है, किस प्रकार की पद्धतियों का को उपयोग में लाया जा सकता है, अध्ययन क्षेत्र क्या रहेगा। ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, किस प्रकार की प्राकल्पना निर्माण की गई है। ये कुछ ऐसे ऐसे बिंदु होते हैं जो अध्ययन के लिए रिसर्च डिज़ाइन को तय करते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होंगे, प्राइमरी सोर्सेज कौन से होंगे, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे, प्राइमरी सोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी जो डेटा है उनको कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी रिसर्च टेक्निक्स और टूल्स का उपयोग किया जाएगा, सेकेंडरी सोर्सेज से किस प्रकार से हमें सूचना एकत्रित की जानी है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस चरण में ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट चरण हम देखते हैं प्री, एक तरह से पायलट स्टडी के रूप में है, कंडक्टिंग द पायलट स्टडी टू टेस्ट द इफेक्टिविटी ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। तो इस अध्ययन, ये जो फेज है, ये जो स्टेप है, इसमें हम वास्तविक स्तर पर अध्ययन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व एक तरह से छोटे लेवल पर कम उत्तरदाताओं को ध्यान में रखते हुए, कम उत्तरदाताओं से जो भी सूचना एकत्रित कर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन है, हमारी जो सैंपल साइज है और डेटा कलेक्शन या डेटा कलेक्शन के जो सोर्सेज हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उन्हें अप्लाई करने में या उनको उपयोग में लाने में कौन सी व्यवहारिक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें छोटे स्तर पर लागू कर हम विभिन्न समस्याओं को जानते हैं और उन समस्याओं को दूर कर देते हैं, और दूर करने के पश्चात ही हम व्यापक स्तर पर और वास्तविक धरातल पर जाकर वास्तविक स्तर पर हम और वास्तविक रूप से हम अपना जो मूल शोध कार्य है उसे हम प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब देखिए, इस प्रकार जो ये पायलट स्टडी है, पूर्ववर्ती जो अध्ययन है, इसे पूर्वगामी अग्रगामी अध्ययन पायलट स्टडी कहते हैं। यह मुख्य शोध कार्य जो मेन रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका लघु स्तरीय रूप, एक स्मॉल स्केल रिप्लिका है, यानी कि मिनिएचर फॉर्म है। ये छोटे स्तर पर उसे लागू करने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है तथ्यों का अवलोकन व संकलन। अब यहाँ से ये एम्पिरिकल फेज शुरू होती है आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट की, रिसर्च प्रोसेस की। तो तथ्यों का अवलोकन व संकलन है, शोध कार्य की संपूर्ण योजना को तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क प्रारंभ होता है। अब तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों एवं प्रविधियों का सहारा लिया जाता है। शोध प्रक्रिया के इस स्तर पर ये जो फेज है, तथ्य संकलन हेतु सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है, अन्वेषकों पर पूरा ध्यान रखा जाता है और प्रासंगिक असंगत तथ्यों की ओर की फिर से जांच की जाती है। तथ्य संकलन में इस बात की पूरी सावधानी बरतनी होती है कि तथ्य संकलन पक्षपात रहित हो, अनबायस तरीके से तथ्य एकत्रित किए जाएं। तथ्य संकलन के कार्य में लगे शोधकर्ता व अन्वेषकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, किसी प्रकार की प्री ऑक्यूपेशंस नहीं होना चाहिए, और अनबायस्ड होकर उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित कर बिल्कुल उसी रूप में तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए जिस रूप में उत्तरदाता वो तथ्य प्रस्तुत करते हैं। तथ्यों को उनके वास्तविक स्वरूप में एकत्रित किया जाना चाहिए, यानी कि कलरिंग नहीं होनी चाहिए डेटा की। आप अपनी अपनी राय को उत्तरदाताओं की राय पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि ट्राई टू कलेक्ट द डेटा इन देयर नेचुरलिटी, इन देयर नेचुरल फॉर्म। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ कलरिंग ऑफ द डेटा। कार्य में पूर्ण शुद्धता बनाए रखनी आवश्यक है, वरना निष्कर्ष दोषपूर्ण, वरना जो जो भी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे वो अनरिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक तरह से दोषपूर्ण होंगे, मिसलीडिंग होंगे, इनकरेक्ट होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे। तो हमारी सारी जो रिसर्च प्रोसेस है या जो रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इस स्तर पर सूचनाओं द्वारा दी गई सूचनाओं के अलावा अवलोकन विधि का सहारा भी अवश्य लिया जाना चाहिए।